हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक में। तो जैसा कि आप जान रहे हो, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, हम लोगों ने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है किसके रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। जहां पर हम लोगों ने लेक्चर 1 में इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखा था, और लेक्चर 2 में हम लोगों ने इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के इशू वाले पोर्शंस को देख लिया था कि किस तरीके से डिबेंचर्स का इशू किया जाता है। जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको ये बताया था कि जब डिबेंचर की इशूड करते हैं तो इशू के रिस्पेक्ट में डिबेंचर्स में वो सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल के लिए किए जाते हैं। बस अंतर ये होता है, जहां पर इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल में आप शेयर कैपिटल लिखते हो, वही डिबेंचर के केस में आप डिबेंचर कैपिटल लिखते हो। जिस तरीके से इशू ऑफ शेयर्स पर एप्लीकेशन आता है, उसी तरीके से डिबेंचर पर एप्लीकेशन आता है। उसी तरीके से डिबेंचर पे अलॉटमेंट भी होती है, उसी तरीके से डिबेंचर पे फर्स्ट कॉल भी होता है, और उसी तरीके से डिबेंचर पे फाइनल कॉल भी होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ देखा कि डिबेंचर पर उसी तरीके से कॉल्स इन एरियर का भी ट्रीटमेंट होता है, और कॉल्स इन एडवांस का भी ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिकली इन अ नटसेल अगर मैं बात करूं कि अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके लिए कोई तरीके का मुसीबत नहीं बनने वाला। क्लियर है? अब आपको बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं इसको कोट करना चाहूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ। अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मतलब क्या कि इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल पढ़ लो तो इश्यू ऑफ डिबेंचर क्लियर हो जाता है, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ लो तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्लियर हो जाता है। और ये दोनों के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही, ये दोनों टॉपिक्स आपको पहले से पढ़ाए जा चुके हैं। ना बोलोगे सर कहाँ पढ़ाया गया है? तो आपके ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया गया, और आपके 11th आपके 12th में भी, बेसिकली 11th या 12th में ये पोर्शन है तो वहां पर भी आपको पढ़ाया गया है। लेकिन चलो वो बहुत पुरानी बात है, आप उतनी पुरानी बात याद रखते नहीं हो, भूल जाते हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है ये सारी चीजों को। ठीक है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या है, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लेकिन इश्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें तो हम लोगों ने इसमें कौन कौन सा प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया था। तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। प्रैक्टिकल नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। प्रैक्टिकल नंबर 2 मैंने आपको बोला था आप खुद बनाओगे। और प्रैक्टिकल नंबर 3 मैंने आपके साथ क्या किया था, शेयर अप किया था, मैंने सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 की, प्रैक्टिकल नंबर 5 की, और प्रैक्टिकल नंबर 6 की। देखो, लेकिन जब बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 की, तो यह तीनों जो केस हमने पढ़ा था, पहला वाला यानी फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हमने देखा था, वो नॉर्मल क्वेश्चन था। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग वो नॉर्मल क्वेश्चन था। जैसा कि तुम लोगों ने शेयर में देखा था, बात करते हैं जैसे कि हम लोगों ने शेयर कैपिटल के टॉपिक्स को जब पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी को मार्केट से पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू करती है। ठीक है। और पैसा लाती है। लेकिन कभी कभी कंपनी मान लो किसी तरीके के असेट्स को परचेज कर रही है, समझना ध्यान से। मान लो कंपनी किसी तरीके के असेट्स को परचेज कर रही है, और इस असेट्स का कंपनी को क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है। तो कंपनी इसका पेमेंट किस तरीके से कर सकती है? तो तुम बोलोगे सर की ऑप्शन दो ही है, आइदर वो कैश के थ्रू पेमेंट कर दे, या फिर चेक के थ्रू पेमेंट कर दे। चलो ये भी कह सकते हैं कि सर अदर यूपीआई और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात बोलूं, तो चाहे तुम कैश से पेमेंट करो, चाहे तुम चेक से पेमेंट करो, या फिर चाहे तुम किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन से पेमेंट करो, मोड अलग अलग है, लेकिन ट्रांसफर किसका हो रहा है, कैश। ठीक है। यानी कंपनी को असेट्स परचेज करने के लिए क्या करना होता है, कैश का पेमेंट करना होता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या कंपनी करेगी कि इस असेट्स को परचेज तो करेगी, लेकिन इस असेट्स के बदले में कैश नहीं देगी। कैश कहने का मतलब क्या, कि ना ही कैश देगी, ना ही चेक देगी, ना ही किसी अलग अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पेमेंट करेगी। बल्कि क्या करेगी, इस असेट्स के बदले में कंपनी कैश के जगह क्या करेगी, शेयर के केस में शेयर कैपिटल को इशू कर देगी, और डिबेंचर के केस में कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर को इशू कर देगी। तो जब कंपनी किसी असेट्स के बदले में किसी शेयर्स को या डिबेंचर को इशू करती है, तो दिस टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर आर कंसीडर एज ए क्या, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर एज ए कॉल लेटरल सिक्योरिटी। हम क्या कहते हैं, इशू
ऑफ शेयर्स और डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर क्या किया जाता है, डिबेंचर्स का क्या किया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। अब जब कंपनी इस तरीके से इशू करती है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रीटमेंट करना होता है। अब ट्रीटमेंट किस किस चीज का होगा, तो जब कंपनी इशू करेगी तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा किसके रिगार्डिंग, तो इस डिबेंचर्स के या फिर इस प्रेफरेंस इस शेयर्स कैपिटल के इशू के रिगार्डिंग, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है? जब कंपनी ऐसा करती है तो देखो यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो डिबेंचर कंपनी इशू करेगी। ठीक है? ध्यान से समझ, कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर का क्या कर रही है, इशू कर रही है। और यह जो डिबेंचर इशू कर रही है वो किस तरीके से इशू कर रही है, तो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है? किस तरीके से इशू कर रही है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी यहाँ पर शेयर को इशू कर रही है, या फिर हम डिबेंचर की बात कर रहे हैं तो डिबेंचर को इशू कर रही है। लेकिन जब कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर इशू किया जाएगा तो किस किस तरीके से इशू किया जाएगा, तो पहला तरीका होता है एट पार वैल्यू। ठीक है? दूसरा तरीका होगा एट प्रीमियम वैल्यू। ठीक है? और तीसरा तरीका होगा एट डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है? तीनों तरीके से यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा। क्लियर हो गया आपको कि कितने तरीके से इशू किया जा सकता है, तो पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कुमुद लिमिटेड परचेज, कुमुद लिमिटेड ने क्या किया, परचेज किया। क्या कुमुद लिमिटेड परचेज करके आई है, तो कुमुद लिमिटेड ने परचेज किया है यहाँ पर क्या, लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹99 लाख। कितने का सामान खरीदा, ध्यान से देखिए, कितने का सामान खरीदा, 99 लाख रुपए का। ठीक है? खरीद लिया। एंड इशूड डिबेंचर टू द वेंडर एज परचेज कंसिडरेशन, और कैश देने की जगह क्या कर दिया, कि परचेज कंसिडरेशन के तौर पर क्या दे दिया, डिबेंचर दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। कहता क्या है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन इफ 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड टू द वेंडर एट पार। कह रहा है क्या, कि हमने 15% का डिबेंचर इशू कर दिया ₹100 के कॉस्ट का। अब यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कोई भी तरीका का डाउट हो पूछ लें। चलो क्या कर परचेज किया था, तो असेट्स परचेज किया। मैं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं असेट्स परचेज। कितने का परचेज किया बेटा, 99 लाख रुपए का। ठीक है? केस नंबर ए में कह रहा है कि 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू कर दिया। कितने पे, तो एट पार पे। मतलब ₹100 का शेयर इशू किया, ₹100 का डिबेंचर इशू किया, 100 ही रुपया में ना। मतलब कंपनी को कितना डिबेंचर इशू करना पड़ा होगा, तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स डिवाइडेड बाय डिबेंचर, डिबेंचर पर वैल्यू, या फिर पर वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अब बताओ तो असेट्स का दाम कितना था, 99 लाख। कितने में डिबेंचर इशू कर दिया, तो तुम बोल रहे हो सर ₹100 का एक डिबेंचर इशू किया। यानी कंपनी को कितना डिबेंचर इशू करना होगा, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा, तो 1 2 3। यानी कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया, तो 99 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच क्या कर दिया, इशू कर दिया। किसको, इशूड टू वेंडर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है? जब इशूड किया तो एंट्री की होगी, किस तरीके से, तो सबसे पहले तो इसने असेट्स को परचेज किया है, तो असेट्स परचेज किया तो क्या एंट्री करेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का, 99 लाख का। इसके बदले में कैश दिया, तो कुछ नहीं दिया, तो लिखेंगे क्या, टू वेंडर्स अकाउंट, यानी उधार में हम खरीद के लेके आ गए। कितने का, 99 में। अब वेंडर को हमें पेमेंट करना होगा, पेमेंट करते हैं।
वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का, 99 लाख रुपए का। अब हम क्या करते, इसको कैश देते, लेकिन कैश नहीं ना दिया, कैश की जगह क्या दे दिया, तो टू 15% डिवेंचर अकाउंट, कितना, 99 लाख। यहाँ पर नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग 99,000 15% debenture at the rate of rupees 100 issued as purchase consideration on par value। अगर तुमने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया, ध्यान रखो, अगर तुमने ये वाला पॉइंट नहीं निकला लिखा, तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। ये कब, जब डिवेंचर इशूड हुआ पार पर। सेकंड पॉइंट देखो, कहता है क्या, इफ द डिवेंचर, इफ 15% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच issued to vendor at a premium of 10%। अब एक बात बताओ, 100 रुपया का 10% कितना होगा, 10 रुपया। तो कितने में हम इशू कर रहे हैं, 110 रुपया। 100 रुपया का सामान के लिए हम कितना दे रहे हैं, 110 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। अब एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं केस नंबर बी, when 15% debenture of rupees 100 each issued at, कितने पे दिया है, 10% प्रीमियम, दैट इज कितना हो गया, 110 रुपये। यही हुआ ना, 110 पर इशू किया। अब कंपनी कितना डिबेंचर इशू करेगी, लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, वैल्यू ऑफ असेट्स कितना था, तो 99 लाख रुपीज का। कितने का डिबेंचर इशू किया, तो 110 रुपया का ना किया, 100 रुपया का डिबेंचर थोड़ी इशू किया, 110 रुपया में इशू किया। डिबेंचर का कॉस्ट 100 रुपया है, लेकिन इशू कितने में किया, 110 रुपया में। ये जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा, 11 9 जा 99, यानी कितना डिबेंचर इशू किया, तो 90,000 15% डिबेंचर ऑफ rupees 100 each issued at rupees 110 to vendor at प्रीमियम, यानी कंपनी ने किस पर दे दिया, प्रीमियम पर इशू किया। अब एंट्री कंपनी क्या करेगी, सबसे पहला असेट्स को परचेज करेगी, तो एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का, 99 लाख, टू वेंडर अकाउंट, कितने का, 99 लाख रुपए। इज इट क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब एंट्री क्या करेगी, लिखेगी वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को अल्टीमेटली 99 लाख का ही इश्यू किया गया, लेकिन दिखाएगा क्या, टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अब 15% डिबेंचर कितने का था, तो कितना डिबेंचर इशू किया, 90,000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, लिखेंगे कितना, 90 लाख रुपया, टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशू, या फिर लिख दो टू प्रीमियम, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना, तो 90,000 गुने 10, यानी कितना, 9 लाख। क्लियर हो गया, यानी जब प्रीमियम पर इश्यू करेगा तो हम क्या करेंगे, 110 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तीसरी पॉइंट देख, कहता है क्या, इफ
15% are debentured if 15% debenture of 100 rupees each issued to vendor at a discount of 10%. कह रहा है क्या कि 100 रुपया का डिवेंचर को 10% के डिस्काउंट पर इशू किया, तो 100 रुपया का 10% कितना, 10 रुपया, यानी कितने में इशू किया, तो 100 - 10 यानी कितने में इशू किया, 90 रुपया। ठीक है, तो जब 90 रुपया में इशू किया तो कितना आप डिवेंचर इसको चाहिए, लिखेंगे 99 लाख डिवाइडेड बाई कितना, 90, ये जीरो से ये जीरो करता, 9 × 1 = 9, यानी कितना डिवेंचर इशूड किया होगा, 1 लाख डिवेंचर इशूड किया। एंट्री कैसे हो, देखो केस नंबर सी की मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, किस तरीके से एंट्री करेंगे, लिखेंगे क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना, 99 लाख। ठीक है, नीचे लिख दो 2 15% डेवेंचर अकाउंट। अब बताओ तो डेवेंचर कितने का इशू तुमने किया, तो हमने निकाला था ना यहाँ पर 99 लाख, और कितने में इशू किया है, 90 रुपया का एक, तो कितना डेवेंचर इशू कर दिया, 1 लाख रुपए का डेवेंचर इशू किया ना, तो यहाँ लिखेंगे ना 1 लाख गुने 100, यानी कितने का, 1 करोड़ का समान डेवेंचर इशू किया ना, कोई दिक्कत तुम लोगों को, 1 करोड़ का डिबेंचर इशू किया ना बेटा, कोई दिक्कत बताओ, 1 लाख गुने एक, कितने का डिबेंचर इशू किया, कर दिया क्या काटने में मैंने, 99 यहाँ, अच्छा ये देखो मिस्टेक हो गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 9, 1,10,000 का डिबेंचर इशू किया ना, 1,10,000, सॉरी, तो तुमको कितने का डिबेंचर इशू कर दिया, 1,10,000 गुने 100, यानी कितने का, 1 करोड़ 10 लाख का डिबेंचर तुमको इशू किया। ठीक है, 99 लाख के बदले में कितने का डिबेंचर इशू करना पड़ता है, 1 करोड़ 10 लाख का, यानी तुमको क्या मिला, 11 लाख का डिस्काउंट मिल गया ना, लिखेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट कितना, 11 लाख। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। कोई तरीके का डाउट, अगर डिबेंचर्स को क्या किया जाएगा, पार पर इशू किया जाएगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो 110 से डिवाइड करेंगे और 2 में चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट में इशू किया जाएगा तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे कितने से, 90 से, और डिस्काउंट चला जाएगा ऊपर। क्लियर, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, ये बात करेगा किसके रिगार्डिंग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एकदम ध्यान से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी टॉपिक है। ठीक है, आपको जाननी चाहिए। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो, जब बात करते हो ना आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहने का मतलब क्या, पेइंग बैक, पेइंग बैक, सॉरी बैंक लिखा गया ना, पेइंग बैक द अमाउंट which is taken from डिबेंचर होल्डर, यानी जो व्यक्ति डिबेंचर होल्ड कर रहे हैं उनको उनका पैसा क्या कर देना, वापस कर देना, ही क्या कहलाता है, डिबेंचर का रिडम्पशन। ठीक है, अब बात आती है कि कंपनी ये डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे करेगी, तो कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस है। ठीक है, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, ये डिबेंचर का रिडम्पशन करेगी। सोर्सेस, कंपनी क्या कर सकती है, प्रेस इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। कंपनी मार्केट में क्या कर सकती है, नया शेयर ला सकती है और नए शेयर या डिबेंचर से अमाउंट लाकर
पुराने डिबेंचर्स का क्या कर सकती है, पेमेंट कर सकती है। कंपनी के पास ऑप्शन है ऐसा करने का। ठीक है। दूसरा तरीका, रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है, कंपनी उस प्रॉफिट का भी सहारा लेके क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है। तीसरा, रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस फंड, अगर कंपनी के पास कोई तरीके का सरप्लस फंड, ठीक है, तो कंपनी उस सरप्लस फंड का भी सहारा लेकर क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है। और तरीका क्या, रिडम्पशन बाय रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। आप लोग को मैंने बताया था कि कंपनी मार्केट में जब डिबेंचर इशू करती है तो उतने अमाउंट का क्या करती है, असेट्स को चार्ज पर रखती है। तो अगर कंपनी चाहे तो उस असेट्स को भी क्या कर सकती है, रियलाइज कर सकती है, मार्केट में सोल्ड आउट कर सकती है। और उस सोल्ड आउट करके जो पैसा आएगा कंपनी उससे क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है। ठीक है। लेकिन जब कंपनी रिडम्पशंस करेगी इन चार तरीकों से, यानी ये दे आर द फोर सोर्सेस थ्रू विच द कंपनी आर गोइंग टू डू रिडम्पशन। लेकिन रिडम्पशंस करने का तरीका होगा। ठीक है। तरीका क्या क्या, कौन कौन तरीका यूज कर सकती है कंपनी, एकदम छोटे को समझ। कंपनी आइदर लमसम पेमेंट मेथड में जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, लमसम पेमेंट मेथड को यूज कर सकती है। ठीक है। कंपनी चाहे तो एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट का सहारा ले सकती है। पेमेंट हर साल कुछ ना कुछ पैसा देते जाएगी और अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर देती जाएगी। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट का सहारा ले। तीसरा, परचेज इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से अपने ही डिबेंचर्स को क्या कर सकती है, खरीद सकती है और उसका रिडम्पशन कर सकती है। ठीक है। चौथा, कन्वर्जन मेथड, अपने डिबेंचर को किसी अदर फॉर्म के सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर कर भी क्या कर सकती है, कंपनी उसका रिडम्पशन कर सकती है। और साथ ही साथ पेमेंट कर सकती है आफ्टर अ फिक्स पीरियड, यानी कंपनी क्या कर सकती है, एक फिक्स पीरियड के बाद अपने डिबेंचर का क्या कर सकती है, पेमेंट कर सकती है। अब देखो, फिक्स पीरियड, अब ध्यान से समझना। अगर तुमसे कोई पूछता है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या, कि पेइंग बैक द अमाउंट ऑफ लोन और अमाउंट ऑफ लोन विच इज टेकन फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर, उसको क्या कर देना, पेमेंट करना। तो जब हम इस अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कहां से पैसा लाओगे रिडम्पशन के लिए, तो दीज आर द सोर्सेस। ठीक है, दीज आर द सोर्सेस थ्रू विच द रिडम्पशन इज गोइंग टू बी हैपन। इधर फ्रेश इशू कर सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट कर सकता है, सरप्लस फंड से रिडम्पशन कर सकता है, या फिर असेट्स को बेच के पैसा लाएगा उससे रिडम्पशन कर सकता है। लेकिन रिडम्पशन करेगा किस तरीके से, तो पांच तरीका, आइदर लमसम मेथड का यूज कर सकता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकता है, परचेज इन ओपन मार्केट कर सकता है, कन्वर्जन जा सकता है, और पेमेंट आफ्टर अ फिक्स पीरियड। जो आपका सिलेबस की पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपके टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टर्म चलता है दैट इज लमसम पेमेंट मेथड। ठीक है, लमसम पेमेंट मेथड। और ये लमसम पेमेंट मेथड क्या करता है, अपने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, चाहे वो आपके एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या फिर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वहां पर भी लमसम मेथड से क्या करता है, क्वेश्चंस बनता है और पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। जब बात करते हैं लमसम मेथड की, ठीक है, रिडम्पशंस बाय लमसम मेथड। ठीक है, लमसम मेथड का मतलब क्या होता है, कि लमसम मेथड कहने का मतलब क्या, कि जब डिबेंचर का पीरियड खत्म हो जाए, समझा, जब डिबेंचर का पीरियड खत्म हो जाए तो डिबेंचर्स का रिडम्पशंस कर देना, आइदर बाय द यूज ऑफ कैपिटल
और आइदर बाय द यूज ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ क्या, डिबेंचर रिडम्पशंस बाय लमसम मेथड। यानी लमसम मेथड कहने का मतलब क्या, कि जब कंपनी डिबेंचर का, ध्यान से समझना, जब कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन कर रही, ठीक है, किस किस तरीके से, तो आइदर एट पार, आइदर एट प्रीमियम, ठीक है, या फिर आइदर एट डिस्काउंट, इन तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से। और इन तीनों तरीके में से किसी तरीके से जब पेमेंट कर रही है, दो चीजों का यूज करके, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, यानी संपत्ति से, यानी पूंजी से, ठीक है, अगर पूंजी से रिडम्पशन कर रही, या फिर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर जो उसके पास लाभ आया है उसका यूटिलाइजेशन करके रिडम्पशन कर रही है, तो दिस टाइप ऑफ रिडम्पशन मेथड आर कंसीडर एज ए क्या, लंप सम मेथड। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, लंप सम मेथड। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? अब बात सुनो, अगर, ध्यान से समझना, अगर कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर रही है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, अगर कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर रही है, ठीक है, कंपनी एक्ट ये कहता है बेटा कि अगर कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल के थ्रू जा रही है, इस केस में कंपनी अपने पूरे कैपिटल का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती उस डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, यानी नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड इट्स कैपिटल फॉर रिडम्पशन, पूरा कैपिटल का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती रिडम्पशन के लिए। ठीक है, पहली बात, जब पूरे कैपिटल का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, तो कंपनी को क्या करना होगा कि जितने का भी कंपनी ने डिबेंचर इशूड किया है मार्केट में, ध्यान से समझिए, कंपनी ने जितने का भी डिबेंचर इशूड किया है मार्केट में, उस इशूड वैल्यू का, उस इशूड वैल्यू का 25% का, एटलीस्ट, उससे कम नहीं, एटलीस्ट 25% का आपको रिडम्पशन करना होगा परसेंट ऑफ इशू डिबेंचर, ठीक है, उस डिबेंचर का आप क्या करोगे, रिडम्पशन करोगे, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट, किसे करोगे, प्रॉफिट, बाय क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या कहा कि अगर कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर रही है, आप इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी कभी भी पूरा कैपिटल का यूटिलाइजेशन नहीं करेगी डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए। It is not the right of a company to utilize the entire amount of capital for the redemption of debenture. The company have to create at least 25% of the issued debentures, यानी कंपनी ने जितना भी डेबेंचर इशू किया होगा उसका 25% का उसको क्या करना होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना होगा, जिसका वो पैसा कहां से लेगी, तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से लेगी या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट से लेगी। क्लियर है? क्लियर। लेकिन ध्यान से समझिए, लेकिन अगर कंपनी क्या कर रही है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है, यानी कंपनी ने ये नहीं कहा कि हम कैपिटल से कर रहे हैं, अगर कंपनी क्या कह रही है कि हम रिडम्पशन किससे कर रहे हैं, रिडम्पशन किससे कर रहे हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी ने क्या कह दिया कि भाई हम तो रिडम्पशन करेंगे, लेकिन रिडम्पशन किससे करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट से करेंगे। अगर कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है,
तो यहाँ पर रूल नंबर 7 क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो रूल नंबर 7 अलाउड होगा। रूल नंबर 7 के तहत क्या कहता है कि कंपनी अगर रिडम्पशन कर रही है प्रॉफिट से, तो कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी मस्ट क्रिएट, कंपनी को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा क्या, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। पहली बात, कंपनी को क्या करना होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का क्रिएशन करना होगा। दूसरी बात समझो, कंपनी जिस साल रिडम्पशन कर रही है, ध्यान से समझना, द ईयर, द ईयर इन विच कंपनी आर गोइंग टू द रिडम्पशन, गोइंग फॉर द रिडम्पशन, जिस साल कंपनी रिडम्पशन के लिए जा रही है, जस्ट प्रिसीडिंग ईयर, उसके जस्ट पहले साल में, यानी उसके जस्ट पिछले साल में, द कंपनी हैव टू, द कंपनी मस्ट हैव टू इन्वेस्ट 15% ऑफ डिबेंचर अमाउंट। क्या करना होगा कि जो भी डिबेंचर का अमाउंट था उसका 15% का कंपनी को क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड वो क्रिएट क्या कर देगी, डिबेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, द ईयर इन विच redemption takes place, the company have to sold out the investment done earlier। और एकदम देखो, मैं लैंग्वेज एकदम सिंपल लिख के चल रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज में नहीं चल रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ। क्या कहा कि अगर कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है, तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना होगा, डीआरआर अकाउंट बनाना होगा। बढ़िया, बनाएंगे। कितना का डीआरआर बनाएंगे, ये तो हमने बताया नहीं। तो कंपनी को एट लीस्ट 25% का डीआरआर बनाना होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जिस साल रिडम्पशन हो रहा है, मान लो कि मेरे पास एक डिबेंचर है 5 लाख रुपए का अमाउंट का, ठीक है, मुझे इसका रिडम्पशन करना है कब, 2017 में। ठीक है, जिस साल रिडम्पशन हो रहा है, किस साल रिडम्पशन हो रहा है, 2017 में। 2017 के ठीक एक साल पहले कौन सा साल हो जाएगा, 2016। इस 2016 में डिबेंचर मेरे का कितने का था, 5 लाख का। 5 लाख का 15% कितना, तो 75,000। इस अमाउंट को क्या करूंगा, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा किस नाम से, तो डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद कहता है जिस साल रिडम्पशन हो रहा, किस साल हो रहा है, 2017 में, यह 75,000 को अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सोल्ड कर देना होगा और पैसा लाना होगा किस नाम से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों बात क्लियर है। तो एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को मेंटेन करके रखना कि अगर डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो कंपनी पूरा का पूरा कैपिटल का यूटिलाइजेशन नहीं करेगी। कंपनी को 25% अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से लेना ही होगा। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट से लेना होगा, जिसका कि कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगी। अगर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट के थ्रू जा रही है, तो यहाँ भी कंपनी 25% का डीआरआर बनाएगी। लेकिन उससे पहले कंपनी क्या करेगी कि जिस साल रिडम्पशन कर रही है उसके ठीक एक साल पहले कंपनी उस डिबेंचर के रिडम्पशन अमाउंट का 15% का इन्वेस्टमेंट करेगी, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। जिस साल रिडम्पशन कर रही है
उस साल उस 15% के इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेगी और पैसा लेकर आएगी और बाद में 25% का टीआरआर का क्रिएशन करेगी। आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब तक यहाँ तक के पॉइंट में दिक्कत नहीं है तो होमवर्क आपका ये है कि इशू ऑफ डिवेंचर्स के सारे टॉपिक को कवर कर लो। थ्योरेटिकल हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो चुका है। अगली क्लास जो मेरी आएगी, जो कि कल होगी, तो कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको बाकी के टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस कर दूंगा। आई होप आपको कोई तरीका का डाउट नहीं। चलो, तो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास गाइस। हैव अ सेफ डे। थैंक यू सो मच।